कमरे में बीमार बड़े साहब की हालत खराब हो चुकी थी। कबीर के लाख मना करने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सबको बोलता और टोकता देख आखिर में उसने भी बड़े साहब को छोड़ दिया। बेटा, तुरंत हमारे परिवार से बाहर निकलो, जितनी जल्दी हो सके, अमर बहादुर ने जमकर कहा। इतना सस्ता सौदा? नहीं नहीं, आप इतनी आसानी से मान गए? ये कैसे हो सकता है? मुझे पुलिस को बुलाना होगा और इस इंसान को फर्जी डॉक्टर बनने के जुर्म में अंदर करवाना होगा। उसे हमारे परिवार को ठेस पहुंचाने के बारे में पता होना चाहिए, कुसुम ने अहंकार से कहा। ये सही है, हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। नेहा भी अपनी माँ की बातों से सहमत थी। अपने आप से आगे मत बढ़ो आप लोग। मैंने मिस्टर कबीर को बुलाया है यहाँ, और अगर कबीर गलत काम कर भी रहा हो तो अब वो चुपचाप खड़ा है। देखो, अच्छे से देखो। उसने डॉक्टर हसन को भी छोड़ दिया है। बकवास करने से पहले ठीक से सोचा करो, सूफिया ने चिल्लाकर कहा। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। बेटा, सब ठीक है, लेकिन अमर बहादुर कुछ बोल रहे थे, तभी सूफिया उनको फिर से टोकती है। लेकिन क्या पापा? लेकिन मैं अभी भी मिस्टर कबीर के फैसले से विश्वास करती हूँ। कबीर ने सूफिया के दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। जब उसने सुहानी को बचाया था, वो मानती थी कि कबीर पर ऊपर वाले का हाथ है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद बड़े साहब बिस्तर पर खांसे और धीरे से उठे। वो अभी भी शक्तिहीन लग रहे थे। डॉक्टर हसन, आप हमारे परिवार के लिए ऊपर वाले की दुआ से कम नहीं है। लोग आपको कुछ भी कहें, मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप गलत नहीं हो सकते। सच में आपका नाम ऐसे ही नहीं है। आज मुझे डॉक्टर को उनके शानदार स्किल सेट का यूज करते हुए देखने का मौका मिला है। नेहा बोलते हुए अपनी उत्साह को छुपा नहीं पाई थी। राय परिवार के आसपास के लोग डॉक्टर हसन के स्किल सेट से हैरान थे। उसने एक मरते इंसान को बचाया था। अगर वो नहीं आता तो शायद बड़े साहब यानी कि महेंद्र बहादुर राय को कोई नहीं बचा पाता। बेशक अगर मेरे मालिक को इस छोटी सी समस्या को पूरा करना होता तो ये उनके लिए बहुत आसान था, जैसा उन्होंने अभी कर दिखाया, डॉक्टर हसन के कंपाउंडर ने कहा। महेंद्र बहादुर राय ने खड़े होकर डॉक्टर पर अपने हाथों को थपथपाया। वो शायद कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इस समय महेंद्र बहादुर राय एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं लग रहे थे। उनके आसपास लोग खड़े थे कि उनको सहारा दे सके, लेकिन फौजी की शान है, वो कभी किसी पर आश्रित नहीं रहा है। यहाँ तक कि उनका पीला चेहरा भी फिर से अपना रंग दिखाने लगा था। दूसरों को लगा कि महेंद्र साहब उनके दिमाग से परे हैं। वास्तव में महेंद्र बहादुर राय के विचार बहुत स्पष्ट थे। उनके शरीर में दर्द ही था जो उन्हें बोलने से रोकता था। मन की सहजता ने उन्हें स्पष्ट रूप से समझने की अनुमति दी कि उनके आसपास क्या हो रहा है। महेंद्र बहादुर का दर्द पहले कुछ शॉट्स के बाद थोड़ा कम हो गया था और अब ये तेज हो गया था। जब कबीर के अचानक आने से डॉक्टर हसन को रुकना पड़ा था, महेंद्र को ये सब पता था। डॉक्टर हसन को धन्यवाद देने के बाद उसने जो पहला काम किया वो था कबीर को घूरना। उसने अपना मुंह खोला और कहा, ये मिस्टर कबीर, हमारा राय परिवार आपका स्वागत नहीं करता है। आपका काम हो गया है, आप यहाँ से अब जा सकते हैं। दादा, सूफिया कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। बेटा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे पोते पोतियों में तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। इस बार मैं निराश हूँ आपके फैसले से। महेंद्र बहादुर ने आह भरी। मुझे लगा कि आपको भी इस व्यक्ति ने धोखा दिया है। एक अच्छी कहावत थी, आप अपनी आत्मा के बगैर जी सकते हैं मगर आप अपने पापों के साथ नहीं जी सकते। हालांकि अब कबीर के सामने दूसरी प्रॉब्लम थी। अब वो सोच रहा था कि वो आया तो सूफिया की गाड़ी से था, मगर अब लौटेगा कैसे? यहाँ हर कोई तो उसके खिलाफ हो गया था। सूफिया भी अपने दादा के पास है, शायद उसे अभी परेशान करना ठीक नहीं है। ये जगह भी शहर से बहुत दूर थी। यहाँ किसी तरह की मदद की उम्मीद भी करना बेकार है। इसके बारे में मुझे सूफिया को बताना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कबीर ने कहा। आज आपने उस इंसान को गुस्सा दिलाया है जिसे हम आंख उठाकर भी नहीं देख पाते हैं। इस परिवार से आप किसी भी तरीके की मदद की उम्मीद मत रखिए, और अगर आप अब भी नहीं समझे तो मुझे पुलिस को समझाने का काम देना होगा। यकीन मानिए ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अमर बहादुर ने कहा। मैं तो आप लोगों के लिए ही रुका था, वरना मेरा यहाँ क्या काम था? जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये जगह शहर से बहुत दूर है, इसलिए आप मुझे जाने का कोई साधन कर देते तो अच्छा होता। ठंड का मौसम भी है और रास्ते में जंगल भी पड़ता है। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास जाने का कोई साधन नहीं है। कबीर ने साफ साफ अपनी बात रख दी। कबीर की बातें सुनकर राय परिवार में हर कोई उससे चकित था। उनके नाराज चेहरे और नाराज हो गए। ये लड़का बहुत नीच है, बहुत अहंकारी भी है। राय परिवार की उग्र भीड़ को देखते हुए कबीर ने अपना हाथ दिखा उन्हें रोका। इतनी आसानी से गुस्सा मत हो, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कभी भी अपने डॉक्टर होने का दावा नहीं किया है।
कबीर अपनी बात रख ही रहा था कि तभी महेंद्र बहादुर राय अचानक से बेहोश हो गए। बेहतर है कि उसे झूठ बोलने का मौका न दिया जाए। उसकी मदद करो और खड़े हो जाओ, कुसुम ने कहा। बेशक मानो या ना मानो, कबीर ने धीरे से कहा, आप अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है मुझे ही अब तुम्हें सबक सिखाना होगा, कुसुम ने गुस्से से कबीर को कहा। माहौल खराब होता देख सोफिया कबीर के पास गई और बोली, चलिए मैं आपको छोड़कर आती हूँ। काफी देर हो गई है और आपको यहाँ कोई गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगा। सोफिया, इस इंसान को मेरी नजरों से दूर कर दो, अमर बहादुर ने कहा। है तो ये सोफिया का बाप, मगर मैं इस इंसान से कभी नहीं मिलना चाहूंगा, कबीर ने सोचा। आई एम सॉरी मिस्टर कबीर, ये मेरी गलती है, आपको यहाँ कोई समझ नहीं पाया। जैसे ही वे बड़े साहब के कमरे से निकले, सोफिया ने माफी मांगते हुए कहा। कबीर अभी शांत था। वो कुछ बोलकर अब और कोई बात नहीं सुनना चाहता था। मिस्टर कबीर, मुझे नहीं पता कि आपने अभी अभी मेरे दादाजी के बारे में क्या कहा। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि हुआ क्या है? सोफिया ने फिर पूछा। सोफिया के सवाल को सुनकर कबीर को पता था कि सोफिया अब भी उसके फैसले पर दिल से विश्वास करती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि डॉक्टर हसन का इलाज गलत था। मैं बस ये कह रहा था कि उनका तरीका गलत था। मेरे हिसाब से उनको पहले आपके दादाजी की नसों को ठीक करना चाहिए था। अगर उसके बाद वो ये काम करते तो बेहतर होता, कबीर ने उसे साफ साफ बताया। ओह, तो ये बात है, सूफिया ने संतुष्टि के साथ कहते हुए गहरी सांस भरी। दूसरी तरफ सूफिया के चाचा समर बहादुर अभी भी अपने भाई अमर बहादुर को समझा रहा था। आपको अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। पहले वो आपकी छोटी बेटी को मुसीबत में डालती है और अब ये आदमी जो गया है, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी संगत खराब हो रही है? आप खुद ही देख चुके हैं कि वो किस तरह के लोगों के साथ रह रही है। ये आपके और हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। अमर बहादुर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके लिए ऐसा करना असंभव था। उसकी बेटी ने अपना नाम खुद बनाया था, वो भी इतनी कम उम्र में। मुझे लगता है भाई सही कह रहा है। मैं सोफिया से इस बारे में ठीक से बात करूंगा, अमर बहादुर ने कहा। मुझे इसके बारे में बताओ। मुझे लगता है कि हमें पहले सोफिया को काम पे जाने से रोकना चाहिए। शहर का माहौल उसे बिगाड़ रहा है। हाँ, अभी के लिए ये सही रहेगा। उसे रोकने के लिए उसके काम को रोक दो पहले, बिस्तर पर बैठे महेंद्र बहादुर ने कहा। आह, वहां बैठा हर इंसान अंदर से हिल गया। महेंद्र बहादुर सबसे ज्यादा भरोसा सोफिया पे करता था। आज से पहले कभी भी उन्होंने सोफिया को किसी चीज के लिए नहीं रोका था, मगर आज अचानक उनके भाव में मेंस ईगो दिख रहा था। सबको लग रहा था कि सोफिया ने सच में खुद के लिए मुसीबत बुलाई थी। आग में घी डालने का काम कुसुम भी बीच बीच में कर रही थी। अब सोफिया को खुद को कंट्रोल करना था। ये इनका पारिवारिक बिजनेस नहीं था। राय परिवार का पारिवारिक बिजनेस लकड़ी का था। सोफिया पहली ऐसी लड़की थी जिसने अपने दम पर एक मॉडलिंग एजेंसी शुरू की थी। महेंद्र बहादुर चाहते थे कि उनका ये बिजनेस अब अमर बहादुर खुद या समर बहादुर का परिवार संभाले। डॉक्टर हसन, मुझे माफ करना, मगर ये बातें अब बहुत जरूरी है। सोफिया को नहीं पता कि वो क्या कर रही है। इतने सारे परिवार के सदस्यों के साथ उसे अनुशासित करना कठिन है, महेंद्र बहादुर ने उदास लहजे में कहा। आप इस परिवार की नींव है बड़े साहब। आपने जैसा सोचा ठीक ही सोचा होगा। आपके फैसले को सबको मानना चाहिए, डॉक्टर हसन ने विश्वास से कहा। डॉक्टर हसन, आपको रुकना होगा और रात का खाना यहीं खाना होगा। मुझे अपना आभार व्यक्त करने दो डॉक्टर। इसकी कोई जरूरत नहीं है बड़े साहब, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। लोगों को ठीक करना मेरा काम है। कोई बात नहीं है बेटे अमर, आज मेरी 50 साल पुरानी वाइन निकालो। मैं आज रात डॉक्टर के साथ एक अच्छा वक्त बिताऊंगा, महेंद्र बहादुर ने बोला। इसके अलावा डॉक्टर हसन, मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगा। मुझे पुराने सामानों को कलेक्ट करने का भी शौक है। चलो चलें। अभी महेंद्र बहादुर कुछ ही दूर आगे निकला था कि अचानक वो रुका। डॉक्टर ठीक उसके सामने चल रहा था। वो फिर जमीन पर गिर पड़ा। बड़े साहब, पिताजी, दादाजी। एक पल के लिए खुशी से मिश्रित माहौल अचानक तनाव से भर गया। हर कोई घबरा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ पल पहले ही ठीक थे। डॉक्टर हसन, जल्दी देखिए और मेरे दादाजी का इलाज करें। वो अचानक क्यों बेहोश हो गए? कुछ ठीक नहीं है। उनका चेहरा इतना लाल कैसे हो गया? नेहा और कुसुम लगातार बोले जा रहे थे। बहस करना बंद करो, जल्दी करो और पापा को बिस्तर पर ले जाओ। डॉक्टर को अपना काम करने दो, अमर बहादुर ने दहाड़ लगाई। तभी असहाय भीड़ ने महेंद्र बहादुर को बिस्तर पर लिटा दिया। इनकी हालत ठीक नहीं है, इनका शरीर भी ठंडा हो रहा है। कबीर का कहना सच हुआ। क्या अब कबीर राय बहादुर की मदद कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। कमरे में बहुत तनाव का माहौल था। डॉक्टर
डॉक्टर के इलाज के बाद भी बड़े साहब यानी कि महेंद्र बहादुर ठीक नहीं हुए थे। डॉक्टर हसन ने जल्दी से महेंद्र बहादुर को देखने के लिए उनकी नब्ज अपने हाथ में ली। ये वो मरीज था जिसे उसने अभी अभी बचाया था और वो ठीक उसके सामने बेहोश हो गया था। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उसकी हालत देखकर उसका कंपाउंडर भी डर गया था। सबकी नजरें उस कमरे में वापस से डॉक्टर पर आकर रुक गई थी। नब्ज की दृष्टि से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बड़े साहब एक सामान्य व्यक्ति से भी अधिक सामान्य थे। क्या ये वही कंडीशन है जो अभी वो आदमी कह रहा था? समर बहादुर ने एक शुरुआत की और कहा, जल्दी करो पिताजी, उठो। पागल हो गए हो क्या? अभी अभी पिताजी कैसे ठीक हो गए थे? शायद तुमने देखा या सुना नहीं कि पिताजी ने उस लड़के को क्या कहा था? वो इंसान बस एक ठग था। वो यहाँ सिर्फ अपनी दुकान बनाने आया था, फिर भी तुम उस पर विश्वास करते हो? अमर बहादुर ने अपने छोटे भाई को तिरस्कार से देखते हुए कहा, ये सही है, आप लोग मेरे सामने नहीं झुक रहे हैं किसी जोकर के शब्दों पर विश्वास करने के लिए। वाह, डॉक्टर हसन ने सबका मजाक उड़ाते हुए कहा। इट्स ओके डॉक्टर हसन के, इट्स ओके। डॉक्टर हसन के इलाज में परेशानी ना बने, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब हिम। अमर बहादुर ने सभी आवाजों को दबाने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में इतना दम था कि सब कोई सहम गए थे। समय थोड़ा थोड़ा बीत रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। डॉक्टर हसन का माथा पहले से ही पसीने से लथपथ था। उसके चेहरे पर जो चिंता थी वो कोई देख नहीं पा रहा था। डॉक्टर हसन, क्या आपको किसी मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है? हमारे यहाँ लगभग सारे मेडिकल इक्विपमेंट हैं, राय परिवार के फैमिली डॉक्टर ने पूछा। महेंद्र बहादुर की बीमारी के कारण आम तौर पर घर में अस्पताल के लगभग आधे सामान घर में रखे हुए थे। अमर और समर नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े। डॉक्टर हसन ने फैमिली डॉक्टर के सवाल को अनसुना कर दिया। इस समय वो अपने दिल में एक कठिन निर्णय ले रहा था। उसने इतने लंबे समय तक देखा था लेकिन कोई समस्या नहीं मिली थी। सच कहूं तो बड़े साहब की बीमारी डॉक्टर हसन की काबिलियत को बहुत बड़े पैमाने पर परख रही थी। डॉक्टर हसन जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महेंद्र बहादुर के मरने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। वो उसे बचाने से ज्यादा खुद के बचने का इंतजाम कर रहा था। उसका कंपाउंडर भी उसे परेशान देखकर खामोश ही था। डॉक्टर हसन अब सोच रहे थे इस समय एक और तरीका था, लेकिन इमेज को नुकसान हो सकता था। डॉक्टर हसन ने अपने कंपाउंडर को निर्देश दिया, जाओ और महेंद्र साहब की मदद करो। अंत में जीवन के प्रति सम्मान इमेज की इंपॉर्टेंस के आगे जीत गया। डॉक्टर हसन ने हार मान ली थी। अब वो कबीर के तरीके से उनका इलाज करना चाहता था। हाँ सर, डॉक्टर के कंपाउंडर ने जल्दी से जवाब दिया। सर, क्या आपको पीठ की तरफ सुई लगाना है? मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इनकी शर्ट उतार देता हूँ। हाँ ठीक रहेगा ये, डॉक्टर हसन बोले। मुझे पहले इनकी मदद करने दो, डॉक्टर हसन ने नाखुश होकर कहा। लंबे समय तक देखने के बाद मैंने अभी मिस्टर कबीर की तकनीक का इस्तेमाल किया है, डॉक्टर हसन ने कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, समर बहादुर ने बोला। कमरा पूरी तरह से शांत था, इसलिए हर कोई समर बहादुर और डॉक्टर हसन की आवाज सुन सकता था। उसने दूर देखा और बोला, अपने लगभग 20 वर्षों के अभ्यास में मैंने ऐसा लक्षण कभी नहीं देखा। उस इंसान को वापस बुलाना पड़ेगा। मुझे डर है कि अगर हम इसे बहुत लंबे समय तक खींचते हैं तो बड़े साहब महेंद्र बहादुर खतरे में पड़ सकते हैं। सूफिया, जिसकी गाड़ी शहर लगभग पहुंच ही चुकी थी, उसने गाड़ी में तुरंत अपना सिर घुमाया जब उसे अपने पिता का फोन आया। बिजली के एक बोल्ट की तरह वो अपने घर की ओर मुड़ी। कबीर ने उसे ऐसा करते देखा तो वो समझ चुका था महेंद्र बहादुर की हालत बस से बदतर होती जा रही थी। उसने कॉलेज के बाद काजल को लेने का प्लान किया था। हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये काफी नहीं था। वो केवल काजल को ये कहते हुए एक मैसेज किया कि उसके दिमाग में कुछ है। वो काजल के गुस्से से बचने का रास्ता तलाश रहा था। जितनी तेज कार राय परिवार के घर से निकली थी उससे भी तेज वापस पहुंच गई। इस बार ये कहा जा सकता था कि पूरा राय परिवार कबीर का स्वागत करने के लिए बाहर था। अब उनकी आखिरी उम्मीद शायद वही था। मिस्टर कबीर, ये अच्छा है कि आप वापस आ गए, समर बहादुर ने पहले हाथ मिलाया। कबीर के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आना चाहता था। हालांकि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में नहीं था। सूफिया को फोन आने के बाद उसने कबीर की राय बिल्कुल नहीं पूछी थी। उसने केवल इतना कहा था कि अगर कबीर उसके दादा को बचा सकता है तो सूफिया उसका यह एहसान कभी नहीं भूलेगी। कबीर मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वी मुस्कान के साथ वो था वहां पर जहां उसको आना पसंद नहीं था। सारी बातों के बाद भी वो जानता था कि सोफिया को उस पर भरोसा है
और सोफिया को वो ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। इन सब बातों को अभी दरकिनार कर उसने केवल समर बहादुर के हाथ मिलाने पर ध्यान दिया, उसे अनदेखा कर दिया। कबीर के तरीके को देखकर समर बहादुर ने सोचा, एक अच्छा और सच्चा इंसान ऐसा ही होता है, जिसके दिल में कोई रंजिश नहीं हो, जिसकी बेइज्जती से उसे भगाया गया था। कोई और होता तो नहीं आता फिर से। कबीर ने मोर्चा संभाला और सीधा महेंद्र बहादुर के कमरे की ओर चल दिया। उसके पीछे वो सब भी आए जो उसे वहां लेने गए थे। मिस्टर कबीर, जल्दी से आकर देख लो, डॉक्टर हसन ने माफीनुमा अंदाज में कबीर का स्वागत करते हुए कहा। कबीर ने सोफिया की चाची कुसुम, उसकी बहन नेहा और परिवार के कुछ लोगों को वहीं कमरे में देखा। वो लोग उदास मन से ही महेंद्र बहादुर के पास बैठे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कबीर का मजाक भी बनाया था और उसको चोर भी कहा था। उसके पास बाहर जाकर कबीर का अभिवादन करने के लिए चेहरा नहीं था। उसने देखा कि महेंद्र बहादुर पहले से ही बिस्तर पर आधा बैठे थे। कबीर जानता था कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसने पहले छोड़े गए तरीके का इस्तेमाल किया। मुझे अपनी सुइयों का एक डिब्बा दो, कबीर ने डॉक्टर हसन से कहा। अगर डॉक्टर हसन ने उसकी बात मान ली होती तो इसकी नौबत ही नहीं आती। इसलिए कबीर को डॉक्टर हसन पसंद नहीं था। दूसरी ओर डॉक्टर हसन वो था जिसने अपनी जगह बनाए रखी। एक ऐसी बीमारी जिसका वो खुद इलाज नहीं कर सकता, दूसरा कोई इलाज कर रहा है, ये भी शायद एक हुनर था। डॉक्टर हसन ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे। अब वो कबीर को कंपाउंडर की तरह असिस्ट कर रहे थे। डॉक्टर ने सुइयों का एक सेट निकाला और एक हंसी के साथ कबीर को सौंप दिया। कबीर समझ चुका था कि हालत गंभीर है, तो उसे अब पहले नसों पे काम करना होगा, फिर महेंद्र बहादुर के शरीर को सुधारना होगा। डॉक्टर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। कबीर ने इसे लिया और खोला। उसने सबको अलग अलग कर दिया और सोफिया से इशारे में गर्म पानी लाने को कहा। कबीर ने हाथों से महेंद्र बहादुर को एक तरफ किया और अपने हाथों से कुछ नसें टटोलने लगा। शायद उसको वो जगह मिल गई थी जो वो तलाश रहा था। कुछ देर बाद गर्म पानी भी आ गया था। कबीर ने सब सुई को उसमें डुबो दिया, फिर उस पानी का कुछ हिस्सा महेंद्र बहादुर के शरीर पर डाल दिया। पानी बहुत ज्यादा गर्म था। वहां मौजूद सब लोग फिर से नाराज हो गए। आप क्या कर रहे हो? कुसुम चिल्लाई। आपको नहीं लगता आप उनको तकलीफ दे रहे हैं? आपको कुछ समझ आता भी है कि नहीं? याद रहे आपको उनको बचाना है, मारना नहीं। ये सही है, आपने अभी अभी उनको पूरा जला ही दिया था। आपको क्या लगता है कि आप कौन है? डॉक्टर हसन ने उनकी हालत ऐसी नहीं की थी। ज्ञानी होने का नाटक मत करो, नेहा ने कबीर को डांटते हुए कहा। इससे पहले कि कोई कबीर को कुछ और कहता, उसने सारी सुई को गर्म पानी से निकाला और महेंद्र बहादुर के शरीर में घुसा दिया। उसने ऐसा बहुत जल्दी किया। उसे ऐसा करते देख कुसुम अपनी जगह से उठकर उसे रोकना चाहती थी, मगर अचानक से समर बहादुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। समर बहादुर जानता था कि कबीर क्या करने की कोशिश कर रहा। डॉक्टर हसन भी हैरान थे, उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। कबीर को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे कैसे चिल्लाते हैं। उसे बस अपना काम करना था, जो वो बखूबी कर रहा था। देखते ही देखते महेंद्र बहादुर के शरीर में कबीर ने सब सुई डाल दी। डॉक्टर हसन उसे इतने गौर से देख रहे थे कि वो पलके भी नहीं झपका रहे थे। अभी वो एक टीचर से स्टूडेंट बन रहे थे। पहले सारी सुई सिर्फ बड़े साहब के शरीर में चुभी हुई थी। धीरे धीरे उनमें एक वाइब्रेशन शुरू हो गया। ये इशारा था कि उनकी नसें फिर से काम करने लगी हैं। वो कल्पना कर सकता था कि वो कितना तेज और कितना शातिर था। डॉक्टर हसन जो देख रहे थे वो कोई जादू ही था उनके लिए। सबके लिए भी ये बिल्कुल नया अनुभव था। कबीर अभी भी उनके पास बैठकर उनके चेहरे को देख रहा था। शायद से वो किसी इशारे का इंतजार कर रहा था। अचानक वो उठा और महेंद्र बहादुर के पैरों के पास आकर बैठ गया। देखते ही देखते कबीर उनके पैरों पर कुछ जगह प्रेशर अप्लाई किया। कबीर एक जादूगर की तरह अपना जादू दिखा रहा था। जब उसने निडल्स को उठाया तो डॉक्टर हसन को अपनी बात याद आ गई। जो पहले डॉक्टर ने सुना था वो उसने आज देख लिया था। आज उन्होंने देखा था कि कैसे बेकार चीज भी काम करती है। उसे ये सब सीखना था। डॉक्टर हसन ने अपना मन बना लिया था। क्या कबीर राय बहादुर को मौत के मुंह से वापस ला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। कबीर के इलाज का असर अब महेंद्र बहादुर के चेहरे से जाहिर हो रहा था। वहां मौजूद हर कोई उसमें बदलाव देख सकता था। डॉक्टर हसन के भी चेहरे पर संतोष के भाव थे। उनके लिए ये हालात दो तरह के इंपॉर्टेंट थे। एक तो उनको कुछ नया मिला था सीखने के लिए, और दूसरा ये कि उनके गुरु की बात सच थी, जिस पर शायद वो आज तक भरोसा नहीं कर पाए थे। वो अब पूरी तरह से कबीर के खौफ में थे। सोफिया की आंखों में आंसू थे।
वो सोच रही थी कि कबीर पर सच में ऊपर वाले का हाथ है। नेहा और उसकी माँ कुसुम का भी नजरिया बदल रहा था कबीर को लेकर। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, हमने आपको इतना गलत समझा। बिलीव मी, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। मैं देख सकती हूँ कि आप उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि इस बात से नाराज हैं कि दादाजी ने आपको अभी अभी बाहर निकाला था, बहुत उल्टा बोलते हुए। नेहा ने कबीर की ओर इशारा किया और अपनी उंगली से उसे धीरे से पोक किया। कबीर ऐसे बेवकूफों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। अगर वो मूर्ख होता तो उसे देखना पड़ता कि एक चालाक इंसान ने उसके साथ क्या किया था। बदलते वक्त को देखते हुए वहां के कुछ लोगों का रंग भी बदल गया था। नेहा ने एक प्रोफेशनल को बुलाया था जिस पर अब कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर हसन कमरे में है ही नहीं। नेहा की हरकत उसे पसंद नहीं आई। कबीर सोच रहा था कि क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है जो ये अपने परिवार के सामने मुझे पोक कर रही है। ये देखकर कि कबीर ने उसे इग्नोर कर दिया, नेहा को लगा जैसे उसने कबीर की बहुत ज्यादा खिंचाई कर दी है। डॉक्टर हसन ने भी महसूस किया कि उन्हें एक प्रोफेशनल की तरह इसे समझना चाहिए। वो उन सब तकनीक को बारीकी से देख रहे थे जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। वो खुद में सोचते हैं, मेरे पास नसों का नॉलेज है, बस थोड़ा और डिटेल में मुझे स्टडी करना पड़ेगी। कबीर ने जैसे सुई लगाई, उसमें कुछ भी खास नहीं है, ये तो मेरे रोज का काम है। मगर मैं इंजेक्शन लगाता हूँ जिसमें निडल्स को पूरा अंदर तक ले जाना पड़ता है। यहाँ उसने निडल को बस कुछ सेंटीमीटर अंदर किया है। और एक जरूरी बात, उसने निडल को तब लगाया जब बड़े साहब अपनी सांस बाहर छोड़ रहे थे, यानी इसमें सांस का भी ध्यान रखना है। बाद में कबीर पैरों पर क्या कर रहा था, हाँ, ये मालूम करना होगा मुझे। डॉक्टर और वहां मौजूद किसी को भी कहां पता था कि जिसे वो लोग मामूली आदमी समझ रहे हैं वो दरअसल बुद्ध है, जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका। अनगिनत बार उसने मौत को हराया है। वो एक ऐसी चीज थी जिसकी तुलना नहीं कर सकता था कोई। अचानक से महेंद्र बहादुर अपनी आंख खोल लेते हैं। वो बहुत खुश था। उसका चेहरा बहुत शांत और सामान्य लग रहा था। ये देखकर कबीर तुरंत घर वालों की तरफ देखने लगा। कबीर ने देखा कि जितने प्यार और सम्मान से वो कबीर को देख रहे थे, कबीर समझ गया कि वो अब क्या कहने वाले हैं। अमर बहादुर ने बोला, मिस्टर कबीर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझ लिया था। इतना कहने के बाद उसने कबीर को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब नेहा ने सोचा कि जिस डॉक्टर को उसने बुलाया था उसने भी सोफिया के मेहमान का मजाक बनाया था, तो उसका रंग ही बदल गया। जो अभी कुछ देर पहले उसने कबीर के साथ किया था, वही काम अब शायद डॉक्टर के साथ होने वाला था। जब उसने फिर से सोचा तो उसे याद आया कि उसने भी सबके साथ मिलकर सोफिया का मजाक उड़ाया था। नेहा जानती थी कि जिस तरह से उसकी बहन सोफिया पर नियम कसे गए थे, उसी तरह अब उसके ऊपर भी नियम होंगे। वो ये सब सोचकर दुखी हो गई। वो अब यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मौका देखकर नेहा दरवाजे के बाहर भाग गई। कुसुम उसे भागता देख डर गई। उसे डर था कि उसकी बेटी दुखी होगी, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया और कमरे के बाहर चली गई। डॉक्टर हसन का रवैया देखकर कबीर जानता था कि डॉक्टर हसन वास्तव में एक अच्छा इंसान था। उसने जो पहले कहा था वो एक पुराने जमाने के आदमी की एक युवक को सलाह पर आधारित था। कबीर ने बिल्कुल भी उसकी बात का बुरा नहीं माना था। कबीर फिर धीरे से सभी नीडल्स को निकाल लेता है। उसके हाथ से इशारे में कमरे में मौजूद सबको बताया कि सब ठीक है। अरे, दो दबी आवाजें सुनकर महेंद्र बहादुर का ध्यान उनकी ओर जाता है। डॉक्टर हसन को अपनी आंखों के सामने देखकर वो जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हुआ था। डॉक्टर हसन, मुझे अभी क्या हुआ था? मैं अचानक कैसे बेहोश हो गया? मुझे याद है मैं खड़ा था, तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनकी जबान अभी भी साफ नहीं थी, मगर समझने लायक थी। डॉक्टर हसन ने शर्माते हुए कहा, ऐसा होना चाहिए क्योंकि मेरा इलाज बंद था, आप अचानक बेहोश हो गए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया है। ये सुनने से पहले कि बेहोशी डॉक्टर हसन की मेडिकल केयरलेसनेस से हुई थी, महेंद्र बहादुर के शब्दों में डॉक्टर हसन के नाम के साथ कुछ कम इज्जत महसूस की जा सकती थी। इससे ये देखा जा सकता है कि महेंद्र बहादुर बहुत यथार्थवादी इंसान थे, यानी कि ऐसा इंसान जो काम देखकर बात करता है। इस बार डॉक्टर हसन का पुराना चेहरा और भी अधिक लाल था। ये दूसरी बार मुझे बचाने के लिए नहीं था। मैंने आपको नहीं बचाया है। ये मिस्टर कबीर थे जो अभी आपको हुआ था। मुझे उसकी बारीकियों की भी जानकारी नहीं थी। डॉक्टर हसन ने बहुत साफ तौर पर कहा। मिस्टर कबीर, महेंद्र बहादुर ने सोचा, मुझे इससे ठीक किया है, ये मिस्टर कबीर है। सोफिया ने आगे बढ़कर उसका परिचय दिया।
पहले महेंद्र बहादुर उस ठग का पीछा करना चाहते थे जो उसके इलाज में देरी कर रहा था, लेकिन उसके पास इस ठग का नाम जानने का दिल कैसे हो सकता था। कबीर को देखने के लिए मुड़कर महेंद्र बहादुर का बूढ़ा चेहरा भी थोड़ा कांप रहा था। महेंद्र बहादुर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये वही ठग नहीं था? यहाँ तक कि डॉक्टर हसन को भी उसने परेशान किया था। क्या वो सच में इतना सक्षम था कि वो ये कर सके? मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या गलत है। मिस्टर कबीर, महेंद्र बहादुर सलाह मांगने में ईमानदार लग रहा था, लेकिन वो कबीर को परख रहा था। आपके जिगर और फेफड़ों में चोट लगी है। ये बहुत पुरानी चोट है, लेकिन वे सभी अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं। विशेष रूप से ये परेशानी जो आपको अभी हुई थी, आपकी खराब हालत के पीछे भी हो सकता है कि आपने कोई नई दवा का इस्तेमाल किया हो। आप बहुत बहादुर हैं, अपने नाम की तरह। आप पहले भी परेशान हुए थे, मगर आपने उसे बर्दाश्त कर लिया था। अभी जब आपने अपनी पोती के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। इस कारण से आपकी नसों पर ज्यादा प्रेशर होने लगा और आप इस तरह बीमार हो गए। कबीर ने फिर से डॉक्टर हसन की ओर इशारा किया। वो सुई जो डॉक्टर साहब ने अभी आपको दी थी वो आपकी उलझी हुई नसों के सिलसिले में थी। हालांकि यहाँ एक प्रॉब्लम को इग्नोर किया गया था। आपको जो इंजेक्शन दिया गया था उसने कुछ देर के लिए आपकी नसों को खोल दिया, मगर जो भी हिस्से कमजोर थे वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ देर आराम के बाद वो हिस्से खराब होने लगे और आप फिर बीमार हो गए। ये सुनकर डॉक्टर हसन ने एहसास में सिर हिलाया। सौभाग्य से मिस्टर कबीर को कुछ क्लू मिले और जब हम सभी ने उन्हें गलत समझा, उसने वक्त रहते आपका सही इलाज कर दिया। नहीं तो आज मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती और मेरा जीवन मेरे हाथों से समाप्त हो जाता। डॉक्टर हसन ने बोला। मुझे डर था कि डॉक्टर का दिल फिर जीवन भर परेशान रहेगा और वो फिर कभी दूसरा मरीज नहीं देखेंगे। कबीर ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या कबीर इसके बारे में बात कर सकते हैं? ये तकनीक बहुत अलग थी, डॉक्टर हसन ने पूछा। सोफिया जो बगल से देख रही थी अब और नहीं देख सकती थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब सबने कबीर का मजाक उड़ाया था। उसने बीच में कहा, अगर आप अपने डाउट्स को दूर करने के लिए किसी से भीख मांग रहे हैं तो आपको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए जैसे आप किसी से भीख मांग रहे हैं। डॉक्टर हसन ने बार बार सिर हिलाया और बोला, मैं सबके सामने अपनी गलती मानता हूँ। मुझे कबीर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। मुझे कोई हक नहीं है बिना किसी को जाने उस पर सवाल करने का। डॉक्टर अब कबीर के सामने हाथ जोड़ने वाले थे जो कबीर समझ गया। डॉक्टर को ऐसा करते देख कबीर चौंक गया, इसलिए वो जल्दी से उसकी मदद करने के लिए ऊपर गया। आई एम सॉरी कबीर, रियली सॉरी। डॉक्टर हसन ये कहने से पहले हाथ जोड़ चुके थे जिसे कबीर ने पकड़ा हुआ था। आखिर वो एक बड़े डॉक्टर थे और कई बार डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। कबीर कुछ बोल पाता इससे पहले ही डॉक्टर हसन बोलने लगे। किसी भी इंसान का जीवन गुरु के बिना अधूरा होता है। मिस्टर कबीर, आज से आप मेरे गुरु हैं। आपके लिए मुझे सम्मान देना और अपना गुरु बोलना ठीक नहीं है। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, जिंदगी में भी और प्रोफेशन में भी। कबीर डॉक्टर हसन के इस व्यवहार से संकोच में था। शुरुआत में जो थोड़ा सा दुख था वो भी गायब हो गया था। डॉक्टर हसन जैसे व्यक्ति के लिए केवल ईमानदार सम्मान था। डॉक्टर हसन अवाक रह गए थे कबीर की सिंप्लिसिटी से। वो आदमी जो सिर्फ ठग लगता था अब उसका मालिक बन गया था। कबीर ने डॉक्टर हसन को बोला, वास्तव में ये बहुत आसान है। अगर आप किसी मरीज का इलाज करना चाहते हैं तो आपको लीवर पर एक्यूपंक्चर लगाना होगा। क्या लीवर में? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। डॉक्टर के ऐसा पूछते ही सब लोग हैरान हो गए। शायद वो भी जानना चाहते थे कि कबीर ने बिना दवाई के कैसे महेंद्र बहादुर को ठीक किया था। कबीर डॉक्टर के सवाल पर मुस्कुरा रहा था। वो समझ जाता है कि उसे सब कुछ बेसिक लेवल पर डॉक्टर हसन को समझाना पड़ेगा। इस बार तो महेंद्र बहादुर भी जानना चाहते थे कि कबीर ने वो काम किया कैसे। क्या कबीर अपने नए शिष्य के सवालों का जवाब देकर मुक्त हो जाएगा या आने वाली है उसके ऊपर नई मुश्किलें। डॉक्टर हसन खुश था, उसे आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला था। डॉक्टर अभी भी इंतजार कर रहा था कि क्या हो रहा है। कबीर को उसने ये बताया था कि कैसे लीवर में नीडल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, सीने और पेट से होकर। इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। इस बात को वो भी समझना चाहते थे। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पर यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स पर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, ठीक उसी तरह जैसे बाहर हैं। आज के मॉडर्न साइंस एरा में हम लोग केमिकल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर्स की नई टीम ने पुराने मेडिकल साइंस को पूरी तरह भुला दिया है। अब उनका पूरा ध्यान नए केमिकल्स की खोज में है।
जो हमें ज्यादा रिलीफ दे सके, लेकिन उनको साथ में ये भी मानना होगा कि उन नए केमिकल्स का असर हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। हमारा शरीर जो कि एक केमिकल का चलता फिरता लैब है, उसमें कुछ नए केमिकल्स क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। कबीर आराम से सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर हसन सोच रहे थे कि कबीर उनको वो क्यों बता रहा था जो वो पहले से जानता था। फिर उसने सोचा कि शायद यहाँ मौजूद और लोगों को भी समझा रहे हैं। डॉक्टर साहब कबीर को टोकना नहीं चाहते थे। वो परेशान इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि वो अपने सवाल का जवाब चाहते थे। कमरे में मौजूद लोगों के लिए कठिनाई का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा था। उनके हाव भाव को देखकर लग रहा था कि उनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर ने अपनी बात जारी रखी। मेरे गुरु ने इस तरह का उपचार एक से अधिक बार किया है, जहां आप इंसानी शरीर को उसके बनावट के आधार पर ठीक करते हो, या ये कह लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारे बॉडी को खुद से यानी कि सेल्फ हीलिंग की तरफ ले जाती है। नीडल एक्यूपंक्चर तकनीक भी इसी का एक हिस्सा है। बाद में कबीर ने डॉक्टर हसन को देखते हुए कहा, डॉक्टर आप सीधे सुई लगा सकते हैं, पर उसको उन नसों की नॉलेज होनी चाहिए जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को जोड़ती है। देखिए मैं जानता हूं उन सब के बारे में, मगर मेरी मुसीबत है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि नस पर कितना दवाओं को डालना है और कितनी देर तक डालना है। डॉक्टर हसन ने तुरंत पूछा। वो जानता था कि मिस्टर कबीर एक्यूपंक्चर को जल्दी नहीं बताने वाले, क्योंकि ये आर्ट एक दिन का नहीं है। वो अभी सिर्फ इसकी बेसिक टेक्निक को समझना चाहते थे। कबीर ने डॉक्टर को इशारे में बताने की कोशिश की, जो उसे कुछ खास समझ नहीं आया। उसने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब जो चीज आप 1 घंटे में समझना चाहते हैं, उसे समझने के लिए मुझे 12 साल लग गए हैं। कबीर इस मनोज बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान दो, महेंद्र बहादुर ने धीरे से कहा। कबीर ने जब ये सुना तो उसने तुरंत अपने कदम उनकी ओर बढ़ाए और उनके पास जाकर बोला, आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए ही यहाँ हूँ। महेंद्र बहादुर अपनी पहले की गलती को सुधारना चाह रहे थे। अब वो कबीर पर भरोसा कर सकते थे। उन्हें कितना भरोसा था ये कहना असंभव था। उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद वो बस इसे आजमाना चाहते थे। महेंद्र बहादुर चाहते थे कि कबीर उसको इस लायक बना दे कि उसे वो जलील मौत नहीं दिखनी पड़े। कबीर जानता था कि महेंद्र बहादुर अब उसके नॉलेज को और ठीक से देखना चाहते हैं। शायद वो भी इसके लिए तैयार थे। कबीर ने कागज का एक टुकड़ा और एक पेन लिया, फिर एक दवा लिखी और बोला, इस दवा का आप इंतजाम करें, और अगर ये नहीं है तो मैं आगे का इलाज भी नहीं कर सकता तब तक जब तक ये नहीं मिल जाती। महेंद्र बहादुर की बीमारी को देखते हुए राय परिवार ने बहुत सारी मेडिसिन घर में ही रखी थी। कबीर ने जो चीज लिख रखी थी उसे बनने के लिए या लाने के लिए किसी बहुत बड़े मेडिकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी। जब तक दवा आ रही थी, कबीर ने महेंद्र बहादुर को बिस्तर पर फिर से लिटा दिया। उसने डॉक्टर हसन को महेंद्र बहादुर की नब्ज और ब्लड प्रेशर चेक करने को कहा। वो खुद अभी निडल तैयार कर रहा था। डॉक्टर हसन ने कबीर को ऑल ओके का इशारा दिया। कबीर धीरे से डॉक्टर हसन के पास गया और उसे लीवर की नस ढूंढने को कहा। महेंद्र बहादुर की पसलियों के नीचे डॉक्टर हसन ने वो नस निकाल ली। कबीर ने उनका हाथ पकड़ा और उनको रिलैक्स करने को कहा। फिर कबीर ने धीरे से महेंद्र बहादुर के शरीर में वो सुई गदा दी। पहले वो बहुत धीरे धीरे सुई चुभवा रहा था, मगर उसके बाद उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। देखने वाले हैरान थे कि सुई चुभोने के बाद भी ना तो महेंद्र बहादुर को दर्द हो रहा था और ना ही उनके शरीर से खून निकल रहा था। कबीर ने डॉक्टर को यह भी समझाया कि अगर हमारे पास डिफरेंट लेंथ की निडल नहीं है तो हम एक ही लंबी निडल को बहुत बार पोक कर सकते हैं। डॉक्टर हसन ने हामी में सर हिलाया। इतना कहने के बाद कबीर ने पोक करना छोड़ दिया। अब डॉक्टर हसन कर रहे थे। कबीर ने फिर धीरे से महेंद्र बहादुर की आंखें खोली। उस समय महेंद्र बहादुर की आंखों की लाली पहले से ही धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। कबीर ने फिर तुरंत डॉक्टर को इशारा किया कि अब उसे गिनकर 20 से 25 बार ही पोक करना है। उसने ऐसा ही किया। तभी अचानक महेंद्र बहादुर अपने बिस्तर पर बैठ गए और जोर से उल्टी की। इस उल्टी को करते हुए उन्हें कबीर और डॉक्टर हसन ने संभाल रखा था। कबीर ने फिर मुस्कुराकर सबको बताया कि महेंद्र बहादुर अब बिल्कुल ठीक है। इनके लीवर और आंतों में जो भी गंदगी थी वो अब साफ हो गई है। सबने उस कमरे में फिर राहत की सांस ली। डॉक्टर हसन ने आज कुछ नया महसूस किया था। उसने एक बार अपने गुरु को एक महान व्यक्ति के सामने इस तकनीक की कहानी सुनी थी। कबीर के इस काम के बाद महेंद्र बहादुर की आंखों की लाली लगभग गायब हो गई थी। कबीर ने फिर से एक लिस्ट बनाई और अमर बहादुर को देते हुए बोला, इस दवा को 3 दिनों तक लेना और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब
कबीर के इलाज के साथ महेंद्र बहादुर ने साफ तौर पर अपने शरीर में आराम महसूस किया। यहाँ तक कि उनकी सांस भी हमेशा की तरह गर्म नहीं लग रही थी। कबीर ने अपनी बात साफ तरीके से सबको साबित कर दी थी। हालांकि कबीर ने कोई चमत्कार नहीं किया था। देखते ही देखते महेंद्र बहादुर ने अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल से चेकबुक उठाई और उसे भरने लगे। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वो इंसान के काम की इज्जत करना जानते थे। ये मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। महेंद्र बहादुर ने 2 चेक निकाले, एक डॉक्टर हसन के लिए और एक मिस्टर कबीर के लिए। अंतर इतना बड़ा था कि इसे यहाँ से देखा जा सकता था। डॉक्टर हसन को पहले ही नाकाम कोशिश के पैसे नहीं मिल रहे थे, बल्कि उसने जो बाद में सीखा था उसके लिए था। हालांकि डॉक्टर हसन कोई छोटा आदमी नहीं था, लेकिन राय परिवार भी बिल्कुल कमजोर नहीं था। इससे महेंद्र बहादुर के चरित्र और सोच को देखा जा सकता है। कबीर का मुंह खुल गया था। कबीर सोचता है ये पागलों का परिवार है। उस दिन सोफिया ने दिया, आज उसके दादा ने भी 10 लाख दे दिया। पैसे की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर। महेंद्र बहादुर हंसे और सोफिया को बोला, किसी को थोड़ी तैयारी के लिए बुलाओ, मैं कबीर के साथ एक अच्छा ड्रिंक लेना चाहता हूँ। महेंद्र बहादुर ये भी सोच रहे थे कि कबीर वास्तव में एक गरीब आदमी था, जिसने पहले कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। वो सिर्फ इतने ही पैसों में खुश था। कबीर की नजर एक प्राचीन ब्रिटिश बेल पर गई, जिसे परिवार ने बहुत संभाल कर रखा था। कबीर अचानक सोचता है, मुझे अभी भी काम करना है, इसलिए मुझे पहले जाना होगा। उसने कॉलेज के बाद पहले ही काजल से मिलने का सोचा था और अब लगभग देर हो रही थी। उसे जल्दी करनी पड़ी। महेंद्र बहादुर के ड्रिंक के ऑफर को उसने नकार दिया और अपने परिवार की बात करते हुए वहां से निकलने की अनुमति मांगी। सोफिया ने उसकी बात का सपोर्ट किया। डॉक्टर हसन ने कबीर को निकलता हुआ देख अपना मौका बना लिया। उसने अचानक से बोला, मुझे नहीं पता कि मिस्टर कबीर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको आपके रास्ते पर छोड़ सकता हूँ। आपके साथ रास्ते में कुछ बातें भी हो जाएंगी इसी बहाने। कबीर के सामने हेल्थ केयर यूनिट का एक फेमस डॉक्टर था, जो उससे बच्चों की तरह काम सीखने की जिद कर रहा था। मैं मिस्टर कबीर को सी ऑफ करके आती हूँ, मुझे हॉस्पिटल में सुहानी के पास भी जाना है। सूफिया देख सकती थी कि उसके दादाजी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे जल्दी से जाने का बहाना मिल गया था और कबीर के कारण अब उसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला था। कबीर ने डॉक्टर हसन को कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद सोफिया के साथ जाना चाहता था। डॉक्टर के साथ जाने का मतलब था कि वो बात करते हुए जाता और गाड़ी शायद धीरे चलती। कबीर के पास इस वक्त सिर्फ काजल के लिए वक्त था। वो अपनी परी को देखना चाहता था। इतना बुरा दिन जाने के बाद अब वो रिलैक्स करना चाहता था। अलविदा कहने और जाने के बाद महेंद्र बहादुर ने उसे विदा किया। कबीर, मुझे अपने दादाजी के रवैये के लिए माफ कर देना। कार में सूफिया ने कबीर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे बीमारी के इलाज के लिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल गए। इतना पैसा देना ठीक था, कबीर ने सूफिया से कहा। ये ठीक है और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सूफिया ने कहा। कबीर एक हरफन बोला इंसान था। उसने गाड़ी में सूफिया को मनाने की कोशिश भी की, शायद वो ये पैसे वापस ले ले, पर सूफिया पर उसकी बातों का कोई असर नहीं दिख रहा था। वो चुपचाप से गाड़ी चला रही थी। कबीर भी समझ गया कि मेरा मुंह चलाने का कोई मतलब नहीं है। आपके वापस जाने के बाद दादाजी को मेरी लिखी दवा दें। 3 दिनों तक उनकी पोजीशन पर बहुत बारीक नजर रखना। कबीर बोलते हुए रुक गया। वो समझ गया कि सूफिया को बारीक का मीनिंग नहीं पता होगा। कबीर ने फिर कहा, बारीक का मतलब है क्लोज व्यू। ओह, थैंक यू सो मच, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद, सूफिया ने कबीर का मजाक बनाते हुए कहा। कार में कुछ देर के लिए जैसे खामोशी छा गई थी। तभी अचानक सूफिया ने अपने दिल की बात को उसके सामने रखा। कबीर का चेहरा जैसे उतर गया था। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सूफिया ने बात खत्म भी नहीं की थी कि कबीर बोल पड़ा, रुको, मेरी एक पत्नी है, कुछ भी करने से पहले आप सोच लीजिएगा। कबीर ने चिढ़ाया। सूफिया शर्मा गई। आज बहुत दिन बाद उसे डर का एहसास हो रहा था। कबीर को किस बात का डर सता रहा था? सूफिया के मन में पनपते भाव के लिए या काजल को पता चल जाने पे उसके रिएक्शन का डर? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। सिर्फ गाड़ी में कबीर और सूफिया अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। सूफिया ने अचानक कबीर को कहा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे घर पे साइन कर सकते हैं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कबीर आश्चर्य से पूछता है। उसने तो अभी हर्षवर्धन के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सूफिया को नहीं बताया था। सूफिया को कैसे पता चल गया? मुझे पुलिस स्टेशन में अभय से मिला है। आपको इसे पुश करने की जरूरत नहीं है। सूफिया के पास सच में अभी भी कुछ था जो उसने अभी तक नहीं कहा था। उसने अभय से ये सुना था कि कबीर निकम्मा दामाद है उस परिवार का। सूफिया को उम्मीद थी कि अगर कबीर का अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उससे सारस्वत परिवार में कुछ इज्जत मिलेगी। रास्ते में सूफिया ने कबीर को अपने साथ सुहानी को देखने चलने का ऑफर दिया।
कबीर ने सोफिया के ऑफर को ठुकरा दिया। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काजल चल रही थी। आखिर में कबीर को उसने यूनिवर्सिटी गेट के पास छोड़ दिया। रही बात सोफिया के फीलिंग्स की, तो सोफिया ने खुद भी इसे नोटिस नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि ये कब शुरू हुआ था। वो बस कुछ वक्त और कबीर के साथ बिताना चाहती थी। कबीर ने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला। वो बस कुछ मिनट लेट था। काजल नाराज नहीं हुई होगी। आखिरकार उसने हर्षवर्धन के साथ कांटेक्ट किया था। हालांकि कबीर अपने दिल में खुशी महसूस कर रहा था। वो काजल की पसंदीदा आइसक्रीम की दुकान पर गया और उसकी पसंदीदा आइसक्रीम का एक बड़ा कप खरीदा। इसके बाद वो कैंपस की ओर बढ़ गया। 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी काजल बाहर नहीं आई। कबीर थोड़ा घबराया। वो देर से नहीं आ सकती थी। उसने अपना फोन निकाला और काजल को फोन किया। फिर उसने तुरंत फोन काट दिया। वो खुद से कहता है, धिक्कार है मुझ पर, शायद मैंने अपनी पत्नी को नाराज कर दिया है। फोन करने के बारे में सोचो भी मत। अब तो चलो, घर जल्दी चलो और अपनी पत्नी से माफी मांगो। कबीर अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा घर की तरफ चल देता है। जैसे ही कबीर कमरे में आया, उसने देखा कि केशव सारस्वत उसे काले चेहरे से देख रहे हैं। कहने या समझने की जरूरत नहीं थी। यह निश्चित रूप से ऐसा था कि काजल खुश नहीं थी। वो उसे सबक सिखाने जा रही थी। इतनी देर से एक पार्सल भेजकर तुम आज इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? क्या तुमको लगता है कि तुमको कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है? सिर्फ जीवित रहने और खाने के लिए हमारे परिवार पर ही निर्भर रहोगी क्या? काओलिन ने तुरंत उसे शब्दों से थप्पड़ मारा कबीर के चेहरे पर। कबीर ने महसूस किया कि काजल को समय पर रिसीव नहीं करने के बारे में वो गलत था। उसने सजा पाने के लिए सिर्फ अपना सिर नीचे किया, बिना कुछ कहे। मैं सच में नहीं जानती कि मेरे परिवार की काजल इतनी बेवकूफ कैसे है। उसने सच में एक तुम जैसे आदमी के लिए हमें इग्नोर कर दिया। काओलिन ने कबीर को डांटा जब उसने देखा कि वो चुपचाप खड़ा है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर काजल नहीं होती तो तुम कब का इस घर से रास्ता नाप चुके होते। मैं वास्तव में नहीं जानती कि मैंने किस तरह का पाप किया है अपने पिछले जीवन। मैं देखकर यही सोच पाती हूँ। मैं काओलिन अडिग रही। केशव सारस्वत जो बगल में खड़ा था, अपनी पत्नी को नदी की तरह अपने शब्दों की अंतहीन धारा को जारी रखते हुए देखे जा रहा था। उसने फिर कुछ देर बाद अपनी पत्नी के हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, बिजनेस बिजनेस को मत भूलना। हाँ, मुझे याद है, काओलिन ने परेशान होकर कहा। क्या तुमने ये नहीं बताया कि तुम आज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर्षवर्धन से बात करने जा रहे हो? तुम्हारे सड़े गले रूप को देखकर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें किसी और ने कभी न देखा हो। काओलिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। उन दोनों लोगों ने उसके घर जाने का रास्ता रोक दिया था। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में था। कबीर सोचता है, ऐसा लगता है कि काजल मुझसे बहुत नाराज है। फिर उसने अपने बारे में अच्छे तरीके से सोचा। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक पिताजी इस पर साइन करते हैं, कबीर ने हर्षवर्धन का कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। मैं पहले काजल को देखने जाऊंगा, फिर कुछ काम के लिए बाहर आऊंगा, कबीर बोलते हुए अंदर जाने के लिए मुड़ा। काजल अभी तक वापस नहीं आई है। देखो वो कहां से और कब तक आती है। मैं तुमसे कहती हूँ, कोई रास्ता नहीं है। जाओ पहले अपना काम कर लो। काओलिन ने फटकार लगाई। क्या वो वापस नहीं आई? कबीर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपना सेलफोन निकाला और काजल को फोन किया। इस बार वक्त ने उसे लटका दिया था। उसने सच में सोचा था कि अगर आपको फोन का जवाब नहीं मिला तो मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊंगा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने कार्तिकेय को बुलाने की तैयारी भी सोच रखी थी। उसने केशव सारस्वत और उसकी पत्नी को देखा, फिर मुड़ा और बेडरूम की ओर चल दिया। अब भी कबीर को लग रहा था कि काजल उस पर नाराज हो सकती है, पर ऐसे गायब नहीं हो सकती। कबीर अपने ख्याल में था, तभी उसे आवाज आई। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? काओलिन चिल्लाई जब उसे कबीर को बेडरूम की ओर जाते देखा। मुझे बदलने दो। कबीर जानता था कि काओलिन के साथ बहस करने की जहमत अभी नहीं उठाई जा सकती थी, इसलिए उसने आधे अधूरे मन से जवाब दिया। आप क्या बदल रहे हैं? तुम पूरे दिन बाहर इधर उधर भागते रहे हो, जो कि ये पहले से ही गंदा था, इसलिए इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। नए में बदलने के बाद उसे फिर से गंदा होना होगा। डिटर्जेंट का पैसा नहीं चाहिए। तुम पूरे दिन पैसा नहीं कमाते हो और तुम नहीं जानते हो कि इसे कैसे बचाया जाए। काओलिन ने अंडे से एक हड्डी निकाली। बेडरूम में प्रवेश करने के बाद कबीर ने तुरंत कार्तिकेय को फोन किया और उससे कहा कि काजल के फोन का पता लगाने के लिए अपनी हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके, जिसके बारे में बोलते हुए कार्तिकेय को ये हैकिंग स्किल कबीर ने सिखाया था। चूंकि ये सारस्वत परिवार में था, कबीर लापरवाही से कंप्यूटर को नहीं छू सकता था। वो केवल कार्तिकेय को कार्रवाई करने दे सकता था। अभी कबीर के पास उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था।
बेडरूम में कपड़े का सेट बदलने के बाद वो बाहर चला गया। पिताजी, माँ, मेरे पास एक डिलीवरी ऑर्डर है और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। कबीर ने ऐसा झूठ जानकर कहा था। उसे इस वक्त काजल को तलाशना था। क्या तुमने खाना बनाना समाप्त कर दिया है? मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या ये हम सभी को भूखा मारने वाला है? काओलिन ने कबीर से सुना कि वो बाहर जा रहा था। उसे लौटे 2 मिनट भी नहीं हुए थे और वो बिना पकाए ही जाने वाला था। अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने डांटा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम अपने दम पर क्या बेचते हो? जल्दी करो और इसे कैंसिल करो। जाओ मेरे कपड़े धो और मेरे लिए खाना बनाओ। अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर जाने की हिम्मत की तो वापस मत आना। कबीर ने कार्तिकेय का व्हाट्सएप मैसेज देखा। कबीर ने जो मैसेज में देखा उससे उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो खुद में कहता है, ये उस जगह कैसे हो सकता है? उसने काओलिन की डांट की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। काओलिन अभी भी बिना रुके डांट रही थी, लेकिन केशव सारस्वत ने उसे रोक दिया। डांटना बंद करो, आओ इस कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डालें। नीचे खड़े होकर कबीर ने कुछ टैक्सियों को एक के बाद एक रोक दिया। पहली बात जो उसने सुनी वो ये थी कि वे शहर के दक्षिण की ओर जा रहे थे। वे सब हवा की तरफ भाग गए। एक और कार लेने के बाद कबीर ने बिना किसी झिझक के अपना सारा कैश निकाल लिया। फिर उससे बोला, जब हम सिटी के साउथ की ओर पहुंच जाएंगे तब ये सब तेरे हो जाएंगे। टैक्सी ड्राइवर एक मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल, कार में बैठो। इस समय कबीर के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। सिटी के साउथ साइड की ओर एक ऑफिस था, मतलब उसकी बिल्डिंग थी। ये एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी हुआ करती थी जो शहर के दक्षिण में बंजर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में रहती थी। हाई प्रोफाइल सोसाइटी प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें एजुकेशन, फार्मा, मॉल, हाउसिंग सोसाइटी और बिजनेस का एक कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था। हालांकि पुअर मार्केट रेटिंग्स और फंड नहीं मिल पाने के कारण ये कंपनी अब बंद हो चुकी थी। इसके विशाल आकार के कारण अब तक कोई भी कंपनी इस पर कब्जा नहीं कर पाई थी। बात तो ये भी कही जाती है इस कंपनी के बारे में कि इसको कंट्रोल करने वाला इंसान इंटरनेशनल माफिया से रिलेटेड था। लंबे समय के बाद सरकार ने इस जगह को डंपिंग जोन बना चुकी है, मगर कुछ सोशल एक्टिविस्ट इसे बचाने पर तुले हुए हैं, जहां बहुत सारे गैर कानूनी काम भी होते हैं। कार्तिकेय की खबर के मुताबिक काजल का फोन शहर के साउथ एशिया में किसी जर्जर इमारत के सबसे अंदर वाले कोने में मौजूद था। कबीर इस जगह का इतिहास जानता था, इसलिए वो सहम गया कार्तिकेय का मैसेज पढ़कर। कबीर को यकीन था कि काजल चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, वो अकेले उस जगह तक नहीं पहुंच सकती थी। जाहिर है काजल को कुछ हुआ था। कबीर को उम्मीद थी कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं था कि उसके दुश्मनों ने उसे शिमला में छोटी सी जगह में छिपा हुआ पाया था। काजल को पकड़ो और मुझसे कुछ पाने की कोशिश करो। यह हमला कबीर के लिए था या काजल के लिए, ये कहना अभी मुश्किल था। काजल भी सारस्वत परिवार से आती है, जिसकी शहर में धाक चलती है। हो सकता है कि उसे पैसों के लिए किडनैप किया गया हो। हालांकि कबीर को फोन कॉल से पता चल गया था कि उसके फोन को बार बार काट दिया गया था। दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा किया था। उसे अभी नहीं पता था दूसरा पक्ष ऐसा किस लिए कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि काजल को मार दिया गया हो? ये सोचकर कबीर के हत्या के प्लान को कैंसिल कर दिया गया हो। कबीर अब उस सुनसान एरिया में दाखिल हो चुका था। अंधेरा भी था और कहीं कहीं रोशनी भी थी। कबीर जो हाई अलर्ट पर था, उसे लगा जैसे कोई स्नाइपर उसे देख रहा हो। कबीर जल्दी से दूसरी तरफ से कार से उतरा और कार के आड़ में छिप गया। बूम! कबीर के उतरने के बाद कार तेजी से घूमी और चली गई। वो चला गया। कबीर अवाक रह गया। वहां से जाने वाली कार को वो देखे जा रहा था। कबीर समझ गया कि वो दुश्मन का आदमी था जो उसे यहाँ तक छोड़ने आया था। ठीक इसी समय अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक फोन बजने की, कान छिदवाने की आवाज आती। क्या काजल को किडनैप किया गया था या कबीर को मारने के लिए जाल बिछाया गया था? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1।